हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। सब ठीक ठाक। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन देखा था। क्लास शुरू करने से पहले सबको गुड इवनिंग, राम राम और जय हिंद। आप एक बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इंग्लिश पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और इसमें अधिकांश बातें जो वो साइंटिफिक और लॉजिकल है। अधिकांश, कई चीजें ऐसी होती है, कई ऐसी बातें ऐसी हो सकती है जो एक्सेप्शनल भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि एक्सेप्शनल नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम चीज जो है, मैक्सिमम बातें जो है वो मैक्सिमम बातें जो लॉजिकल होती है। साथ ही साथ आज का दिन बहुत अच्छा इसलिए भी है कि आज नवरात्र जो है वो शुरू हुआ, तो नवरात्र की भी आप लोग को शुभकामनाएं। और आज चूंकि टॉपिक बिल्कुल बीच में, तो पहले उसको हम लोग खत्म करते हैं और उसके बाद जो हम क्वेश्चन हैं उस पर आएंगे। तो टॉपिक हमारा बीच में क्या था? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को पहले समझ लेते हैं अच्छे से और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो जब हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की बात करते हैं तो क्या बताया था कि जो नाउन ग्रुप में होते हैं, जो नाउन ग्रुप में होते हैं या कई नाउन अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम दो नाम से जान सकते हैं। एक नाउन ऑफ कलेक्शन और दूसरा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। किसी भी ग्रुप को नाउन ऑफ कलेक्शन हम तब कहते हैं जब उसके सारे इंडिविजुअल एक यूनिट, एक इकाई की तरह काम करें। और अगर कोई ग्रुप है और उसके साथ है तो ग्रुप ही, लेकिन उसके सारे मेंबर आपस में बढ़ जाए, जैसे एक फैमिली है तो फैमिली तो एक ग्रुप ही है, लेकिन उसमें अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग क्या हो जाए, आपस में बढ़ जाए, डिवाइडेड हो जाए, लेकिन रहेगा तो फिर भी परिवार और सबके किसी बात पर अलग अलग मुद्दे हो जाए। सरकार है, सरकार में कई पार्टी शामिल है तो सरकार में शामिल, लेकिन किसी मुद्दे पर हर पार्टी का क्या होता है, अलग अलग विचार हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, अब ऐसे कंडीशन में फैमिली को क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन में टीम को क्या कहेंगे? तो इंग्लिश ग्रामर कहता है ऐसे कंडीशन में उस टीम को, उस फैमिली को हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, असेंबली, पार्लियामेंट, सोसाइटी, क्लास, टीम, ये सारे के सारे वर्ड नाउन ऑफ कलेक्शन भी हो सकते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी हो सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस जिस चीज से काउंसिल बना है, जिस चीज से ये पार्लियामेंट बना है, जिस चीज से असेंबली बना है, जिस चीज से टीम बना है, वो यूनाइटेड है कि डिवाइडेड है। इतनी बात बता दी थी। अब हमें देखना है इसके फीचर्स कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होने से, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होने से ग्रामर पे क्या असर पड़ता है। सैलिएंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। ये आपको सिनोनिम्स में पूछा हुआ है। सैलिएंट, सैलिएंट वर्ड जो है सिनोनिम्स में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। सैलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सैलिएंट का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। और फीचर्स का मतलब क्या हुआ? गुण। फीचर्स का मतलब क्या है? गुण। तो हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के गुण क्या है। और गुण कहने का मतलब हाउ टू यूज अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का इस्तेमाल हम करें कैसे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का इस्तेमाल हम करें कैसे, यही तो है, यही पढ़ना है। तो कलेक्टिव नाउन में हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, कलेक्टिव नाउन के साथ हम वर्ब क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं, और कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते, ये बात पढ़ी थी। अब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के क्या फीचर है, जरा इसको देखते हैं। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या आता है? अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड takes a plural verb। एक फीचर ये है, दूसरा फीचर भी हम लोग लिख ही लेते हैं, फिर दोनों को डिस्कस करेंगे। सेकंड, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, अ प्लूरल pronoun and a plural
एडजेक्टिव। ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख लीजिए। फीचर्स हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के क्या ग्रामर है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को कैसे हम यूज करते हैं, इसका ग्रामर, इसका कंडीशन। प्लूरल, प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। क्या क्या आज सर 3 क्वेश्चन नहीं पूछे? ये टॉपिक अधूरा था इसलिए नहीं पूछा, पूछ लूंगा मैं, जाते जाते पूछ लूंगा, ये नहीं कि शुरू में नहीं पूछा तो पूछूंगा नहीं। ये टॉपिक खत्म होगा, मैंने अभी आते ही बताया था कि ये टॉपिक खत्म होगा, इस खत्म को करके पूछ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बख्सूंगा नहीं। अच्छा होस्ट हूं मैं, अपने मेहमान की पूरी स्वागत करूंगा, तभी तो मैं अब मेहमान के पैर यार हाथ वाथ धो रहा हूं, और फिर उसके बाद में चाय वाय पिलाऊंगा। पहले हाथ पैर धुलवा देता हूं, अभी हाथ पैर धुलवा रहा हूं, थोड़ा हाथ पैर धुलवा देता हूं, फिर अच्छी सी चाय पिलाऊंगा। तो लिख लिया, एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि अगर लिखने में कोई दिक्कत हुई है तो उसको देख ले। ए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड टेक्स अ प्लूरल वर्ब, कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है। अगर हिंदी में लिखना तो हिंदी में भी लिख लेंगे। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। दूसरा लिखा, अब इट किसके लिए लिखा, तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के लिखा नहीं। अब बार बार इसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड लेते तो ऐसे ही जगह ज्यादा लेता, तो इट का मतलब यहाँ क्या, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, 2 बार लिख दिया, ये तो 2 बार हो गया। इट टेक्स अ प्लूरल, एक तो मैंने लिख ही दिया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो फिर तो क्या लिखने की जरूरत थी, इट टेक्स अ प्लूरल प्रोनाउन एंड अ प्लूरल एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो पहले ही लिख दिया था, इस पर ध्यान नहीं कर, तो अ प्लूरल प्रोनाउन एंड प्लूरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो इट जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है उसका वर्ब क्या लगता है, प्लूरल, और इट टेक्स अ प्लूरल प्रोनाउन। अब प्लूरल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जरा इसे समझना। ये प्लूरल प्रोनाउन किसको कहते हैं, जैसे प्रोनाउन 2 है, सपोज करो कि ही भी प्रोनाउन है और दे भी प्रोनाउन है ना, ही भी प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है। तो दे क्या है, प्लूरल है, और ही क्या है, सिंगुलर है। अब हम कहते हैं दिस भी प्रोनाउन है और दिस भी प्रोनाउन है, तो ये क्या है, दिस क्या है, प्लूरल है, और दिस क्या है, सिंगुलर है। समझ गए, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो जो एक से अधिक के लिए आए वो प्लूरल है, और जो एक के लिए आए वो सिंगुलर है। इसी तरह से लिखा एंड अ प्लूरल एडजेक्टिव, किसका एडजेक्टिव भी जो होता है वो भी प्लूरल आता है। अब प्लूरल एडजेक्टिव कहने का क्या सेंस है, किस क्या हम कहना चाहते हैं प्लूरल एडजेक्टिव में का क्या मतलब। जैसे हम कह रहे हैं माय, तो माय भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन माय किसके लिए, सिंगुलर के लिए, दिस इज माय बुक, तो आई सिर्फ आई के लिए, सिंगुलर के लिए, तो ये क्या है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं आवर, तो आवर सिंगुलर नहीं है ना, आवर एक से अधिक के लिए इस्तेमाल होगा, आवर जो है एक से अधिक लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो आवर वर्ड जो है किसी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आवर का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, प्लूरल के लिए करेंगे। इसी तरह सपोज करो कि हम कहते हैं हिज, तो हिज क्या हो जाएगा, सिंगुलर, हिज सिंगुलर के लिए आया। और अगर हम लिखते हैं देयर, THEIR, देयर, तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसके लिए है, प्लूरल के लिए है। समझ में आ गया, प्लूरल प्रोनाउन क्या है और प्लूरल एडजेक्टिव क्या है। तो ही है, शी है, इट है, दिस है, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। लेकिन हम कहते हैं दोज, कहते हैं दोज, दिज कहते हैं, दे कहते हैं, वी कहते हैं, तो ये सब क्या है, प्लूरल है। इसी तरह से अगर माई कहते हैं, हिज कहते हैं, हर कहते हैं, तो ये सिंगुलर है। लेकिन आवर कहते हैं, देयर कहते हैं,
तो ये सब क्या है? प्लूरल है। अब इतनी चीजें समझाने के बाद, इतनी चीजें समझाने के बाद, बताने के बाद, अपने बुक में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, इतनी चीजें अच्छे से बताने के बाद, बेहतर ढंग से बताने के बाद, समझाने के बाद, जेसी नेस्फील्ड साहब ने, बहुत बड़े ग्रामरियन है जेसी नेस्फील्ड, छोटे मोटे ग्रामरियन है, बहुत बड़े ग्रामरियन है, तो इन्होंने अपने बुक में लिखा था इन सारी चीजों को समझाने के बाद, और इन्हीं का सेंटेंस है जो सेंटेंस हम लोग एग्जाम में देखते हैं। आपको कई बार मिला होगा ये सेंटेंस, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ये जो सेंटेंस है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन किसी शायद ही बहुत बहुत कम लोगों को पता है कि ये सेंटेंस लिखा कहां था। तो ये सेंटेंस लिखा था जेसी नेस्फील्ड ने अपनी बुक में। किसने लिखा है? जेसी ने। और ये बुक सोचिएगा, जेसी नेस्फील्ड इंग्लैंड के राइटर थे, इंग्लैंड के राइटर थे, तो ये बुक सिर्फ इंग्लैंड नहीं, जेसी नेस्फील्ड की जो बुक, जिस बुक में ये लिखा है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ये हर एक जगह अवेलेबल है। अगर आप हिसार में हैं तो हिसार में किसी भी बुक में, अच्छे बुक स्टॉल में जाकर देखिएगा, मिल जाएगा, कहिएगा जेसी नेस्फील्ड का 4th वॉल्यूम मिल जाएगा। रोहतक में है, रोहतक में जाइए, आप खोजिएगा जेसी नेस्फील्ड की बुक, आप खोजते नहीं, मांगते नहीं, इसलिए नहीं मिलता है, हर बुक शॉप पे अवेलेबल है, जो भी अच्छी बुक्स है, आपको कहना है बस जेसी नेस्फील्ड की बुक चाहिए, मिल जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ये। हमें लगता है कि इंग्लैंड की बुक है तो कहीं बाहर मिलता है, जहां है वहां आप ढूंढ सकते। जयपुर में है, जयपुर में ढूंढ लीजिए, पटना में मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग ने तो पटना में खरीदा था, पटना में भी नहीं, मैंने जब पहली बार जेसी नेस्फील्ड की बुक खरीदी पहली बार, तो धनबाद में खरीदा। झड़िया आप समझते हैं ना, झारखंड, झारखंड में झड़िया का नाम किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जगह, वहां के बुक स्टॉल में, और वो भी आज से कम 1990 में मैंने खरीदा, 30 इयर्स पहले, 30 इयर्स पहले। उस समय मैं सिर्फ 8वीं क्लास में था, तब खरीदा था। तो जब इतनी पुराने जगह पे मैंने खरीदा था, तो अभी तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उस समय भी अवेलेबल था, तो ये बुक हर जगह अवेलेबल है। तो इनकी बुक जब पढ़िएगा तो उनका पहला ही चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें जब उन्होंने नाउन पढ़ा है तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, कलेक्टिव नाउन के बाद बताया, और यही एग्जाम्पल दे रखा था और समझाया किया, उसे समझना है। उन्होंने क्या लिखा? जूरी वर। तो ये जो वर लिखा, ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ सेंटेंस हम क्या लिख रहे हैं? डिवाइडेड। तो ये जो जूरी है, जो टेक्निकली एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ वर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये जूरी क्या हो गया? डिवाइडेड हो गया, अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो जूरी डिवाइडेड हो गया है, सेपरेट हो गया है, अलग हो गया, इसलिए अब ये जो जूरी है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, अब इसको हम कहेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्यों कहेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड? तो भाई इसके जो मेंबर हैं वो अलग अलग हैं, डिवाइडेड है, सेपरेट है, इसलिए इसको हम नाउन ऑफ कलेक्शन नहीं कह सकते, नाउन ऑफ कलेक्शन नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अब जब डिवाइडेड हुआ तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, तो वर्ब क्या चाहिए था? प्लूरल। तो पहला ही रूल आपने ये लिखा, फर्स्ट रूल यही है कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर डिवाइडेड है तो क्या कहते हैं? उसको प्लूरल वर्ब देते हैं, तो प्लूरल वर्ब। उसके बाद क्या रखा कि प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए और प्लूरल एडजेक्टिव होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो वर्ड यूज किया देयर, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ये। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या था? बिल्कुल सही था। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही था। तो जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। उन्होंने क्लियर किया कि भाई क्यों ये सेंटेंस सही है। तो उन्होंने कहा कि जूरी यहाँ पर डिवाइडेड का सेंस दे रहा है, अलग अलग होने का सेंस दे रहा है, इसलिए ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए और इसका एडजेक्टिव भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जैसे अभी एक तायतरीन ऐसा ही एग्जाम्पल था जो अयोध्या मामले पर केस आया था, वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो अयोध्या मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसमें 5 जज थे, 5 जज के लोगों ने मिलकर सुनवाई की थी। तो उसमें भी थोड़ा सा डिवाइडेड था जूरी। क्यों? क्योंकि 4 जज के मानना एक जैसा था, एक जो जज था वो कोई थोड़े से कुछ मामले में उनका डिफरेंस एक थोड़े से मामले, लेकिन 4 जज बिल्कुल एक जैसी बात कह रहे थे, एक जैसी बात मान रहे थे। तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे कि डिवाइडेड था। और उससे पहले जब एक बार मामला आया था, 3 जजों का समूह था, उसमें भी मामला डिवाइडेड हो गया था कि 2 लोग अलग कह रहे थे, 1 लोग अलग कह रहे थे। तो ये चलता रहता है, ऐसा होता रहता है।
इसी सेंटेंस को एग्जाम में क्या पूछ लिया, इसी सेंटेंस को एग्जाम वालों ने क्या किया, ऐसा लिख दिया, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जब एग्जाम में ऐसे पूछा तो कई लोग हो गए कंफ्यूज, और था नो एरर, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा कि क्या करके आया जाए। नो एरर है ये, एनी लिखा नो एरर, तो क्या करके आया। कुछ लोग तो कह रहे थे कि अच्छा चलो जूरी तो क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ ये तो ठीक है, अब यहां देयर का इस्तेमाल कर दिया तो देयर को इट्स बना दो। कई लोगों ने ऐसा किया, कई लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ही करके बी में गलती करके आ गए कि देयर को इट्स बना दिया, देयर को इट्स बना दिया, ठीक है, लेकिन ये करना नहीं था। इसमें गलती कहां थी कि यहां डिवाइडेड की बात कर रहे थे, इसलिए वाज को क्या करना चाहिए था, वर करना चाहिए था, वाज को क्या करना चाहिए था, वर। तो ये आप सेंटेंस में देखें, कल को सपोज करो कि सेंटेंस ऐसा आ जाए कि इसी में से हम लोग डिवाइड के बात कर रहे हैं, और सेंटेंस हम ऐसा लिखे, द jury have given its decision unanimously। ध्यान से देखना, the jury has given its decision unanimously। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, यूनानिमसली, ये एडवर्ब हुआ, और यूनानिमस यूनानिमस तो आपने सुना ही होगा। यूनानिमस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एक मत, सर्वसहमति, तो उसी से बन गया यूनानिमसली, एडवर्ब होगी, सर्वसहमति से मिलकर। अब इसमें गलती ढूंढने के लिए हमको कोई कह रहा है ए, ये कह रहा है बी, और इसको मान रहा है सी। तो जूरी हैव गिवन इट्स, देखिए ये क्या है, इट्स, ITS, इट्स, ITS, इट्स, ITS, इट्स, इस इट्स का मतलब क्या, इसका, इसकी, और सिंगुलर हुआ, इट्स डिसीजन यूनानिमसली। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, एक ये इट्स होता है और एक ये इट्स होता है, यहाँ पर ये वाला इट्स मत लिख दीजिएगा, ये वाला, अगर ये वाला इट्स लिख देगा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, इट इज या इट वाज का। बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है कि ये जो इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, इट इज का। इट इज जब लिखना रहता है, इट वाज जब लिखना रहता है तो हम ये इट्स लिखते हैं, और जब इसका इसके यानी संबंध बताना रहता है तो ये वाला इट्स लिखते हैं। बहुत लोगों को इसमें, और एग्जाम में भी आता है, हाँ ये भी ध्यान, इसका भी क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको कि जहां पर ये इट्स लिखना चाहिए उसमें ये इट्स लिख देते हैं, जहां ये इट्स लिखना चाहिए उसमें ये इट्स लिख देते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो जूरी वॉज, सॉरी, द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन यूनानिमसली। क्या गलती है इसमें बताओ, क्या गलती है, बी में गलती है, कितना समझ, बी में गलती है कि ए में गलती है, क्या जवाब दे रहे हैं सब, बी कह रहे हैं, बी में गलती क्या है, नितेश बी में गलती बता रहे हैं, इसमें किस पार्ट में गलती करके आओगे बताओ। द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन, हैव तक जो है वो ए पार्ट है, हैव तक जो है वो ए पार्ट है, गिवन इट्स बी पार्ट में है, डिसीजन यूनानिमसली, यूनानिमसली क्या है, सी पार्ट में है। बताओ क्या करोगे, जवाब दीजिए। नीतीश कह रहे हैं अच्छा इट्स में गलती बता रहे हैं, और ममता कह रही है ए, बी, ओके, एक कह रहे हैं ए और एक कह रहे हैं बी, एक का जवाब है ए, कुछ लोग कह रहे हैं ए और कुछ लोग कह रहे हैं बी। यूनानिमसली का मतलब क्या हुआ, बार बार मैं बता रहा हूं तब से यूनानिमसली का, यूनानिमसली का मतलब है, अच्छा अब नीतीश ने बदल दिया जवाब, अच्छा अमित का जवाब है ए, यानी नीतीश का जवाब है बी और सबका जवाब है ए, यानी एक स्टूडेंट जो है वो बी कह रहा है और सब जो है ए कह रहे हैं। यूनानिमसली का मैं मीनिंग फिर से बता दे रहा हूं, यूनानिमसली का मतलब है सर्वसहमति से, एक मत होकर,
सर्वसहमति से या एक मत होकर। तो यहां कह रहे हैं जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन यूनानिमसली, कि जूरी ने मिलकर निर्णय दिया है, यानी एक मत होकर निर्णय दिया है, यानी जितने जूरी के मेंबर हैं सब एक मत हैं। तो जब सब एक मत हैं तो नाउन ऑफ कलेक्शन हुआ ना। जब डिवाइडेड होगा, सेपरेट होगा, अलग होगा, तब तो उसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे। या तो यूनानिमसली लिख दिया जानबूझ के, जैसे इसमें लिखा था डिवाइडेड, तो डिवाइडेड जानबूझ के लिखा था ना, कि ताकि डिवाइड से पता चले कि सेपरेट है, अलग है। इसी तरह से इसमें वर्ड क्या लिखा है, यूनानिमसली लिखा। तो यूनानिमसली का मतलब क्या, एक मत, सबने मिलकर फैसला, यानी जितने भी सदस्य सबका एक मत था, सब यूनाइटेड थे। तो जब सब यूनाइटेड है तो नाउन ऑफ कलेक्शन हुआ। और जब नाउन ऑफ कलेक्शन है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इसलिए हैव की जगह क्या होना चाहिए था, हैज। हैव की जगह क्या होना चाहिए था, हैज। समझ में आ गया नीतीश? और सबको तो समझ में आ गया था, नीतीश को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अब नीतीश ने भी क्वेश्चन का आंसर बदला। ओके, अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको? ऐसे एग्जाम में जो है कुछ ना कुछ करता रहेगा। कंक्लूजन ये समझना है, कंक्लूजन ये निकालना है कि कोई भी अगर ग्रुप बताने वाला वर्ड हो, फैमिली हो, गवर्नमेंट हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, सोसाइटी हो, कोई भी वर्ड हो, मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, बोर्ड हो, उसमें देखिए सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अगर वो सेंटेंस में ऐसा हिंट है कि सब यूनाइटेड है, सब एक है, तो फिर सिंगुलर उसको मानिए। और सेंटेंस में ऐसा कुछ हिंट आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि सब सब अलग अलग है, डिवाइडेड है, तो फिर प्लूरल का इस्तेमाल करें। जैसे हमने एक सेंटेंस और लिखा द टीम वॉज डिवाइडेड on the issue of the captain. The team was divided on the issue of the captain. और अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर, डी। अब बताओ क्या करके आते, क्या करके आना चाहिए था इस क्वेश्चन में? द टीम वॉज डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ द कैप्टन। हम कहना चाहते हैं कैप्टन के मुद्दे पर, कैप्टन होगा या कैप्टन के कौन होगा, या कैप्टन कैसा होना चाहिए, या कैप्टन किसे होना चाहिए, इस मुद्दे पर टीम बटी हुई थी, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या करें इसमें? इसमें भी ए, फटाफट जवाब गया, वेरी गुड। क्या होगा, ए, और ए में क्या हो जाएगा, वर्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दे सकता है, और साथ साथ कॉमन एरर में भी, कहीं भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी, कॉमन एरर में भी, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कहीं भी ये दे सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी बात हो सकती है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब जरा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, क्लियर करते हैं। तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। यहां तक किसी को दिक्कत? प्रॉपर नाउन अच्छे से देख लिया, कॉमन नाउन अच्छे से देख लिया, नाउन ऑफ कलेक्शन ठीक ढंग से देख लिया, और अब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी देख लिया कि जो द जूरी वाज डिवाइडेड या द जूरी वर डिवाइडेड। और कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन, अक्सर आते हैं क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो इसलिए इस पर आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ध्यान नहीं रखेंगे तो बात नहीं बनेगी, हर चीज को समझना था। अब हम लोग 3 क्वेश्चन पूछें, शुरू करें। 3 क्वेश्चन पूछूं, 3 क्वेश्चन पूछ लूं क्या? अमित बुरा सी कह रहे हैं। सी पे कौन सा क्वेश्चन था भाई? इसमें सी का जवाब था क्या? इसमें सी कैसे होगा अमित? सी कैसे कहा अमित? सी कैसे? कैप्टन तो एक ही होगा कोई ना, तो कैप्टन कौन होगा? क्या सी में क्या गलती करना चाहते हैं? हमने कहा कैप्टन को लेकर, कैप्टन के मुद्दे पर कि कैप्टन कौन हो, कैसा, इसका एक मीनिंग होगा कैप्टन को लेकर टीम में विवाद था, टीम जो डिवाइडेड था, अलग था। तो सी क्यों कहा? अमित ने सी क्यों कहा? सी नहीं होगा क्या होगा? ए होगा, वाज की जगह क्या होगा? वर होगा।
हम तो ये कहना चाह रहे, सेंटेंस ये साफ साफ लिखा था, टीम वाज डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ द कैप्टन, मतलब कैप्टन के मुद्दे पर टीम बटी हुई थी, टीम का अलग अलग मत था, तो क्या होना चाहिए था, टीम वर डिवाइडेड, टीम वर डिवाइडेड। अब मैं 3 क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस, शुरू करें 3 क्वेश्चंस। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। The Eastern Ghats play a key role in the in deciding the amount of rains, B और C, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। नेक्स्ट, A lambs tells from Shakespeare are a collection of his plays। नेक्स्ट, A, B, C और नो एरर। थर्ड, I have invited friend to tea। A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर D, और कोई गलती नहीं है तो अच्छा गलत टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, जल्दबाजी में गलत है। अब ये 3 क्वेश्चंस आराम से बनाइए, देखिए क्या बनाते हैं। फर्स्ट का B, सेकंड का B, 1 का A, ओके सर पूछ लिया। 2 का B, ओके सबका जवाब आने लगा है, सबका जवाब आने लगा है, दिख रहा हूं मैं। ओके मैं आपके नेट कंप्यूटर के पास आया हूं क्योंकि आपकी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में टाइप रख दी है, इसलिए कभी कभी यहां से दिख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता है। सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको, अच्छी बात है। जब आप ठंडे ठंडे मार्क्स दीजिएगा, और जितने टॉपिक मैंने पढ़ा अभी उतनी की बात हो रही है, उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं पूछता कभी। टू का भी, 3 का भी, 2 का भी, 1 का भी,
सारे क्वेश्चन के जवाब अभी किसी का नहीं, किसी का 1 छूटा हुआ है, किसी का 2 छूटा हुआ है, 3 का जवाब सबने दे दिया है। वन का भी ए आ गया, अब सबका जवाब आ रहा है। ओके, और 3 का, एक तरफ से 3 का जवाब नहीं आ रखा है। बताते, अब सबसे पहले देखते हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न का ई क्या है? कैपिटल है। घाट का जी क्या है? कैपिटल है। तो जब हम ईस्टर्न घाट्स कैपिटल लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन है। कैपिटल में लिखा हुआ सारा नाउन क्या होता है? प्रॉपर होता है। कैपिटल में जो भी नाउन आपने लिखा वो सारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। और अगली बात क्या बताई थी कि प्रॉपर नाउन का वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। बताया था कि जो कैपिटल में लिखा गया है वो प्रॉपर नाउन है, और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जो वर्ब सिंगुलर होता है उसमें एस और एस लगा होता है। यहाँ वर्ब कौन है? प्ले। यहाँ वर्ब कौन है? प्ले। और प्ले में एस और एस लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है प्ले प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट ईस्टर्न घाट्स है, जो कैपिटल में लिखा है, जो प्रॉपर नाउन है, जिसको चाहिए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में चाहिए एस और एस, और इसमें एस और एस है नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत। क्या हो जाएगा? प्लेस। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मैं बता रहा हूँ, पिछले साल एनडीए में पूछा था। सेम ऐसा क्वेश्चन, मैंने ईस्टर्न घाट लिखा था, उसने वेस्टर्न घाट लिखा था। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन अभी एनडीए में आया था। पिछले क्वेश्चन पिछले साल का एनडीए में देख सकता है कोई भी, तो मैंने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। एनडीए क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस जो है वो एक तरह आपके आपके एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन वो भी इसी टाइप का है, उधर एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ए लेम्स 12 फ्रॉम शेक्सपियर, ये तो कई बार रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसके शकल से देखने में क्या आता है? लेम्स, इसमें भी एस लगा हुआ है, इसमें टेल्स लिखा हुआ है, तो लगता है सब प्लूरल ही होगा, लेकिन ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। ए लेम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, सब कैपिटल लिखा है, यहाँ से यहाँ लगते क्या है? बुक का नाम है, ए लेम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो फिर क्या होगा? टू का, ये सेकंड पार्ट में बी, आर की जगह क्या होना चाहिए था? इज। ए लेम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर्स इज। टू का क्या? बी, बिल्कुल सही था। टू का बी, टू का बी, सबका टू का बी ही था, तो बिल्कुल सही। आर की जगह क्या होगा? इज। वन का ए किसका किसका था? वन का डी लिख दिया था। अच्छा, ममता ने वन का ए डी लिख दिया था। और थर्ड का वन, और एक तरफ से जो है हमारा, तो वन का जवाब ही नहीं है। तो वन थोड़ा सा क्वेश्चन, इसका मतलब ये जो प्रॉपर नाउन का इस तरह से जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इज आर लगा के पूछा जाता है तो आप आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन आपको जब प्ले और प्लेस करके लिखा जाता है तो आप भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ब में एस और यस लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, और वर्ब में एस और यस ना लगा हो तो प्लूरल होता है। ये बात आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि दोनों तो प्रॉपर नाउन का ही क्वेश्चन था। इसमें आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आर को इज कर दिया, तो फर्स्ट में क्यों देर हुई? तो इसका मतलब ये है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कि जब वर्ब में एस और यस लगा रहता है तो इस चीज को पहचानने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यानी आप वर्ब वाला क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब एमिजार करके देगा, हैव हैज करके देगा, वाज वर्क करके देगा, तब तो आप बच जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर वो प्ले प्लेस करके देगा, कम कम्स करके देगा, गो गोज करके देगा, तो इसका मतलब आप फंस जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है, जो प्रॉपर नाउन का, वो उस तरह क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो इसका जवाब तो आप दे रहे हैं, आप इसके क्वेश्चन में समझने में आपको दिक्कत हो रही है। जब वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को लेकर B1 B5 से क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोग अटक रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों ने, कुछ लोगों ने तो वन का आंसर ही नहीं दिया, और जिसने दिया भी उसका भी आंसर गलत हो गया। तो इसका मतलब फंस रहे हैं आप ही लोग यहाँ पर। एमिजार में नहीं फंस रहे हैं, वाज वर्ब में आप नहीं फंसेंगे, हैव हैज में नहीं फंसेंगे, तुरंत आपको पता चल जाता है ये सिंगुलर है प्लूरल है। लेकिन जो वर्ब लिख कर दे रहा है, तो ये आपके दिमाग में अभी तक पूरी बात बैठी नहीं है कि वर्ब में अगर एस और यस लगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, और वर्ब में एस और यस नहीं लगा तो वो प्लूरल होगा। तो ये हमें अब समझना हो, इस तरह के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपनी तरफ से बना दूंगा, ऐसा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस के लिए आपके। जब मैं टेस्ट लूंगा 3 क्वेश्चन, तो मैं इस पर ज्यादा, जब इसको क्वेश्चन को ठीक करने लगेंगे तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग गलत कर रहे हैं। आई हैव इन्वाइटेड फ्रेंड टू टी। अब फ्रेंड क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन है तो आपने अगर फ्रेंड को बुलाया चाय पे, अब कुछ लोग तो इसमें क्या कर देते हैं, 2 को काट के 4 कर देते हैं, ऐसा भी होता है। 3 का सी तो नहीं किया किसी ने, 3 का बी, 3 का, अच्छा 1 भी कर रखा है, और 3 का बी। ओके, कुछ लोग तो क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग ये कहते हैं गाना वाना सुन के रखते हैं, नहीं,
मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, चाय पे बुलाया है, तो हम लोग कहते हैं चाय पे बुलाया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑन टी लिख देते हैं कि आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड ऑन टी। कुछ लोग तो फॉर टी लिख देते हैं, चाय के लिए बुलाया है। तो हिंदी में यही कहते हैं, चाय के लिए बुलाया है, चाय पर बुलाया है। लेकिन इंग्लिश में ना तो फॉर लिखते हैं ना ऑन लिखते हैं। इनवाइट का प्रीपोजिशन क्या होता है? टू। इनवाइट का प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है? टू। तो आप चाहे चाय के लिए बुलाइए चाहे चाय पर बुलाइए, इंग्लिश में कहना पड़ेगा इनवाइटेड टू टी। इनवाइटेड टू, इनवाइटेड के साथ टू ही लगाना है। अब इसमें समस्या क्या है? बी पार्ट में है कि जब फ्रेंड को बुलाया तो फ्रेंड तो काउंटेबल नाउन है, फ्रेंड को तो हम गिन सकते हैं। तो या तो हमने एक फ्रेंड को बुलाया होगा या एक से अधिक फ्रेंड को बुलाया होगा। यही तो हो सकता है, या तो किसी एक फ्रेंड को बुलाया, इतने आपके फ्रेंड होगा उसमें से किसी एक को बुलाया। तो अगर किसी एक को बुलाया तो इसमें क्या लिखना चाहिए? किसी भी एक को बुला रखा है तो क्या लिखना चाहिए? ए। किसी भी एक को, किसी भी। और दो चार फ्रेंड को बुला रखा तो क्या करना चाहिए था? फ्रेंड को फ्रेंड्स करना चाहिए। लेकिन कुछ तो कीजिए, आपने तो सिर्फ फ्रेंड लिखकर छोड़ दिया। तो यही मैंने बताया कि कॉमन नाउन की गलती कैसे होगी कि आर्टिकल लगना चाहिए, आर्टिकल नहीं लगाएगा। एस और यस लगना चाहिए, एस और यस नहीं लगाया, दोनों में से कुछ नहीं लगाया। तो कोई भी अगर हम कॉमन नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पहले ना तो ए एन डी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही उसके बाद एस और यस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गलत यही पहचानने के लिए बताया ना। इसका मतलब इस पर ध्यान नहीं गया आपका कि फ्रेंड क्या है? नाउन है। और नाउन में भी कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो कोई भी अगर सेंटेंस, कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में ऐसा आ जाए जो काउंटेबल है या जो फिर कॉमन नाउन है, तो उसको देखते ही ये चेक करना, और ये प्रैक्टिस से ही होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। इसीलिए जो है कॉमन एरर के सारे क्वेश्चन हमारे कभी ठीक नहीं बनते हैं, क्योंकि हम जो हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन होते हैं वो तो बना देते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसको थोड़ा सा ध्यान से बनाने की जरूरत है, वो क्वेश्चन हमें चूक जाता है। तो जब फ्रेंड को बुलाएंगे या तो एक फ्रेंड को बुलाएंगे या फिर एक से अधिक फ्रेंड को बुलाएंगे। एक फ्रेंड को बुलाएंगे तो एक फ्रेंड होगा, या एक से अधिक फ्रेंड को बुलाएं तो फ्रेंड्स होगा। इसने तो कुछ नहीं लिख रखा था, खाली फ्रेंड लिख रखा था, खाली फ्रेंड लिख रखा था, तो ये अलाउड नहीं है। या तो क्या होना चाहिए था? फ्रेंड्स, या फिर क्या होना चाहिए था? फ्रेंड। क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं ऐसे ही आपको करा दूंगा। अभी तक मुझे लगता है कम से कम 40 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस मैंने करा ही दिया होगा। 30 प्लस क्वेश्चन का तो जरूर प्रैक्टिस करवा दिया होगा, करवा दिया ना। तो सिर्फ नाउन नाउन के। अभी तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मटेरियल नाउन शुरू करेंगे और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुरू करेंगे। तो सारे नाउन्स को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिर से पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर नाउन को डेली रिवाइज कीजिए, कॉमन नाउन को डेली रिवाइज कीजिए, कलेक्टिव नाउन को डेली रिवाइज कीजिए, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को डेली रिवाइज कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मटेरियल नाउन भी शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट डे कल को जो है मटेरियल नाउन को शुरू करेंगे। और अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो उसको जरूर पूछना है। जब तक मैं हूं इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। और इंग्लिश की वजह से आपका कभी भी कोई पेपर कमजोर नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस आपको एक काम करना कि जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको एक बार रिवाइज करते रहो, डेली पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो, डेली रिवाइज करते रहो, सिर्फ। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ, क्योंकि इतने रूल्स एक साथ किसी ग्रामर के बुक में भी नहीं मिलेंगे। और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी अगर आप ढूंढेंगे ना, तो उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी। चाहे मार्केट से कोई भी आप जाकर ढूंढ लेना ना, ढूंढ लेना, कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले लेना, इतने क्वेश्चन आपको सिर्फ नाउन में नहीं मिलेंगे, ढूंढ लेना। क्यों क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसमें 5 इयर्स का क्वेश्चन है, 10 इयर्स का क्वेश्चन है। किसके पास 25 इयर्स का क्वेश्चन है? किसी के पास नहीं है। लेकिन हम लोग के पास इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ 1999 से, मतलब आज 22 साल हो गए मुझे पढ़ा। तो उस समय से मैंने सारे क्वेश्चन फटे पुराने इधर उधर जहां से था सब जमा कर रखे। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन है। तो हर चीज को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे और प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कभी कोई दिक्कत ना हो। और आप लोगों को कोई चीज समझ भी ना आए, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी बता रखा है, आप एकेडमी से मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, या लाइव में आके पूछ लीजिए। अभी तो लाइव क्लास चल ही रही है कि ये क्लियर चीज में कभी भी 10 क्लास के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको समझ कहीं अगर मुझे प्रॉपर नाउन में क्लियर नहीं हुआ, ये बात, ये डाउट हो गया, तो भी मैं बता दूंगा। कभी भी जो चीज मैंने पढ़ा दिया बस उसमें कोई भी डाउट होगा तो कभी भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल 6:15 में। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।